नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी परदेस। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए परदेस। आज फिर जैक बच्चों के सामने लड़ झगड़ कर गया है। मिम का जी है कि एक भारी पत्थर उसकी जाती कार पर दे मारे। बच्चे सब सीधे बने अपने अपने कमरों में दुबके हैं। मिम बैठी है। न्यूयॉर्क स्टेट में तलाक इतनी कठिनाई से मिलता है, अन्यथा जल्दी ही उसका पीछा छूट गया होता। तलाक जब तक मिलता नहीं, वह यूं ही आकर हर शनिवार बच्चों को मिलने के बहाने उसे सालता रहेगा। पुरुष का आहत दर्प है, वह कैसे सह लेगा पत्नी को बच्चों का अधिकार मिलना और कानूनन प्रति माह $300 बच्चों के खर्च के निमित्त मिम को देना। शाम को खाना नहीं बनाया। बच्चों को दूध देकर मिम ने गिलास में थोड़ी सी जिन अपने लिए डाली। टेलीविज़न खोलते उसने दांत पीसे। डर्टी रैट। मिम को आश्चर्य है, कभी इस व्यक्ति से उसने शादी कैसे की थी। 10 बजे पेरी मैसन देखकर वह उठी कि फ़ोन बजने लगा। सोचा ना उठाए, शायद जैक हो। फिर अनमनी सी उधर बढ़ गई। हेलो मिम। रूपा? हाँ, अकेली हो? कुछ देर बात कर सकती हूँ क्या? उधर आवाज़ टूट गई। रूपा, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं। तू रो रही है रूपा? लगा कि रूपा ऐसे रो रही है जैसे कोई मर गया हो। रूपा? रूपा, मुंह से बोल, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कह दिया तुझे? मिम जानती है रूपा ओवर सेंसिटिव है। बात बिना बात अपमानित महसूस करने लगती है और सदा ही मिम के आगे अपने मन का गुबार निकालती है, पर ऐसे रोती कभी नहीं। ओ मिम, लोग इतने गंदे हैं। मिम, इतने काले, नीच, कपटी। तुझे किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं। तो फिर? वह फिर सुबक सुबक कर रोती। ऐसे काले कपटी। मिम, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे जीना नहीं है, बस अब यहाँ रहना नहीं। घर जाना है? हाँ मिम, मुझे घर जाना है। मुझे मरना है। तेरे पास नींद की गोलियां नहीं है क्या? बेवकूफ लड़की, क्या तू इस समय यहाँ आ सकती है? आकर क्या होगा? कार लिन ले गई है। देख, मैं उधर नहीं आ सकती। बच्चे सोए हैं और मैं खुद क्लांत हूँ। पर तू पहले रोना बंद कर, फिर बता क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं। नहीं बताना चाहती तो अच्छा है। अब तू टब में गर्म पानी भरकर आधा घंटा नहा ले, फिर चाय पीकर सो जा। सुबह इतना क्लेश नहीं रहेगा। उधर रोना दुगना हो गया। मिम खिन्न हो गई। अब ना तू बताएगी न चुप होगी। मिम, मैं जीना नहीं चाहती। मिम, लोग कितने नीच हैं, कपटी हैं। अरे तो नई बात है क्या? और तेरे मरने से क्या सब सुधर जाएंगे? मैं बताऊं, तू गधी है। तू सोचती है सबने तेरा उधार खाया है कि तू भली है तो सब भले क्यों नहीं हैं। मेरी सुन, न सब भले हैं न होंगे, और तुझे मरना नहीं है। कोई एक लात मारे, तू 2 लात मार। मरती क्यों है? लिन से तेरा झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर? किसी से नहीं। तू रोना क्यों बंद नहीं करती है? देख, इधर तू बहुत पढ़ रही थी। शायद तू ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है, और अगर तेरा मन ठीक नहीं तो तू किसी की सहायता ले। मैं तो तेरी सहायता कर नहीं सकती। मिम, पर मैं जीऊँ कैसे? तू कहती है चुप हो जा। मेरे बस का तो नहीं है ना। मेरे अंदर इस समय गांठें ही गांठें पड़ गई हैं और दम घुट रहा है। कहा तो गर्म पानी से नहा ले, लंबी सांस ले,
खुली हवा में कोई किताब पढ़ना शुरू कर दे। जानती हूँ कहना आसान है, करना कठिन, पर निदान क्या है? सुबह तू किसी डॉक्टर से मिल। डॉक्टर से? हाँ, तेरा मन अस्वस्थ है, तुझे सहायता चाहिए उसकी, जो दे सके। मैं वह दे नहीं सकती। उसके लिए तुझे किसी योग्य डॉक्टर के पास जाना होगा। पर डॉक्टर क्या करेगा? करेगा क्या? शरीर बीमार हो दवा देगा, मन बीमार हो तो वैसा उपाय करेगा। देख, मैं एक बड़े अच्छे मनोचिकित्सक को जानती हूँ। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ मिम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सब इतने घिनौने हैं कि जीने का साहस नहीं रहा। इतनी गंदगी कैसे झेली जाएगी मिम? अच्छा, अब तू जाकर नहा और सो जा, सुबह मैं आऊंगी। 11 बजे मिम ने फोन किया। क्या कर रही थी? बैठी थी यहीं। नहाई नहीं, सोई नहीं? कैसे सोना होगा, मुझसे हिला नहीं जाता। तुमने इतनी रात क्यों तकलीफ की? कहती है क्यों तकलीफ की? अरे मुझको फोन करते हिचक नहीं हुई और अब मुझ पर इतनी बात लाद दी। चिंतित किया, लेकिन कहना जरा नहीं माना। देख, जिसे कष्ट देते हैं उसकी बात मानते हैं, अन्यथा तुझे कोई अधिकार नहीं था कि मुझे दुविधा में डाले। मिम बेहद गुस्सा हो आई थी। अब सुन, सुबह मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है और मैं तेरी सहायता भी नहीं कर सकती। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था, यह उसका नंबर है, HR 44422। डॉक्टर ग्रांट, सुबह तू उससे समय ले ले। पर मिम, मैं डॉक्टर को कहूँगी क्या? यह मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि तू दुखी है और तुझे डॉक्टर की सहायता चाहिए। अब तू वायदा कर कि एक बार उसके पास जाएगी। महंगा नहीं होगा? होगा तो तेरा शरीर कोई मूल्य नहीं रखता। वैसे यह डॉक्टर ज़्यादा महंगा नहीं है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है, यूनिवर्सिटी की ओर से। बेहद भला आदमी है। मैं वादा नहीं करती, अभी इतना रो लेने पर मन कुछ ठीक है। शायद सुबह तक सब ठीक हो जाए, नहीं तो समय ले लेगी। हाँ, नहीं तो डॉक्टर ग्रांट से समय ले लूँगी। अच्छा, अब सो जा। मिम, शुक्रिया। सो तू बचा के रख, कहीं और काम आएगा। रूपा नहाई, रूपा ने चाय पी। रूपा ने सुनहरे शैवाल के 10-20 पन्ने पलटे और अकेले कमरे में भरी रात में रूपा छटपटा कर रोई। गिरीश का फोटो खोजकर निकाला। बेतहाशा वह हंसता चेहरा चूमा और फिर जोर से दीवार में माथा फोड़ लिया। हाल ही में बनी नई दुमंजिली इमारत की सीढ़ियां चढ़ती रूपा का मन हुआ कि अब भी लौट जाए। साइकोलॉजिकल सर्विस की तख्ती के पास आ वह क्षण भर खड़ी रही। घड़ी 9:30 बजा रही थी। 9:30 बजे डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट था। ऑफिस 2 कदम भर और था। कहिए। सुनहरी बालों वाली सेक्रेटरी ने हरे शेड से रंगी पलकें उठाईं। मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर ग्रांट से। श्रीमती सिंह? जी। बैठिए, डॉक्टर ग्रांट अभी आते हैं। अधिक बैठना नहीं पड़ा। 2-1 मिनट में बाईं ओर का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर ने उसे भीतर आने का संकेत दिया। सोचा, इतनी कम आयु का डॉक्टर? नहीं, उसका असिस्टेंट होगा, पर डॉक्टर ही था। कमरे में सुबह की धूप थी। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन में कारों की कतार भरी थी। मैं रूपा हूँ, डॉक्टर ग्रांट। मिम मेरियम ओब्रायन ने मुझसे वायदा करवाया था कि मैं आपसे सहायता लूँ। हाँ, मेरियम का कल रात फ़ोन आया था कि आप व्यथित हैं, पर आप क्या स्वेच्छा से नहीं आई? जी, वह बात नहीं है। मैं पहले कभी किसी मनोचिकित्सक के पास गई नहीं और मुझे भय था कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। देखिए, मानसिक चिकित्सा एक विशेष प्रकार की चिकित्सा है। इसके लिए आप किसी प्रकार बाध्य नहीं हैं। वैसे संकोच स्वाभाविक है, पर जो आप नहीं कहना चाहें वह ना कहने को आप स्वतंत्र हैं। लगा कि टूटकर जिस आशा में वह यहाँ तक चली आई थी वह भी संभव नहीं होगा।
रुंधे गले से बोली, मिम का कहना है कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। आपका अपना भी यही मत है कि आपको आवश्यकता है? दो बड़ी बड़ी डबडबाई काली आंखें डॉक्टर के चेहरे पर जम गईं। धूप की तार में चमचमाता आंसू पहले एकाएक उभरा, फिर धार बनकर। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? 26 वर्ष। विवाहित हैं? जी। कितने वर्ष से? 5 वर्ष। पति यहीं हैं? नहीं, वह रिवर साइड में है। मुझे बर्कले फेलोशिप मिल गया। मैं 1 साल से यहाँ हूँ। वह रिवर साइड में पढ़ाते हैं। बच्चे? जी, एक बेबी है 3 साल की। वह दादी के पास है देश में। साल भर की थी तभी हम यहाँ आ गए थे। पति से आपके संबंध कैसे हैं? जी, सुखद। सुखद कह नहीं सकती, मैं शायद उनके योग्य नहीं हूँ। यह तो कोई बात नहीं हुई। वह मुझसे घृणा करते हैं। कल आप इसी कारण दुखी थी? जी नहीं, उनका इससे कुछ संबंध नहीं है। उनकी घृणा की तो मैं आदी हूँ। तब? डॉक्टर? अच्छा, आप पढ़ती हैं? जी, सोशल वर्क में एमए कर रही हूँ। आपका विद्यार्थी जीवन संतोषप्रद है? था। डॉक्टर, पिछले कई महीनों से हमें फील्ड वर्क के लिए जाना पड़ा है। उस क्षेत्र में मेरी एक व्यक्ति से भेंट हुई। जब मेरा उस व्यक्ति से परिचय नहीं था, तब मैंने सुना था कि वह बेहद लंपट है, पर मैंने जब उन्हें जाना तब बेहद सहृदय व भद्र पाया। मैं दिन रात उन्हीं के विषय में सोचने लगी। ऐसा क्यों? वह सदा इतने नम्र रहे और मेरा इतना ख्याल रखते रहे कि साथ ही वह बहुत मेधावी भी हैं। अच्छा, वह व्यक्ति कितने वय के होंगे? लगभग 50, शायद अधिक या कम भी हों, ठीक से नहीं कह सकती। विवाहित हैं? जी, उनके 3 बच्चे हैं। आपका उनसे मिलना कहाँ होता रहा? काम के सिलसिले में उनके ऑफिस में ही। और मित्रता बढ़ी? जी। कितनी? जितनी मित्रता बढ़ सकती है। यानी आपका उनसे संबंध हुआ? पिछले सप्ताह मैं उनसे मिली। उसके बाद? नहीं। सुझाव उनकी ओर से था? मेरी ओर से नहीं था, यह कहना तो गलत होगा। जो मेरे चेहरे पर लिखा था, शायद उसी को उन्होंने शब्द दे दिए, ऐसा मान लीजिए। और यह संबंध पूरक रहा? अब तक पूरक से अनभिज्ञ थी। फिर? डॉक्टर, बीच में ईस्टर की 4 छुट्टियां पड़ी। इस बीच उनसे बात नहीं हुई, न टेलीफोन ही, पर मैं उसी सब के विषय में सोचती रही। छुट्टियों के बाद काम से ऑफिस गई। लगा कि बदले से हैं। यकीन नहीं हुआ। उम्मीद थी फोन करेंगे। वहां चुप्पी बनी रही। मैंने फोन किया। बड़े ठंडे से बोले, कल ऑफिस गई? डॉक्टर, उनकी आंखों में पहचान तक नहीं थी। मैंने सोचा मुझे धोखा हुआ। शाम को लाइब्रेरी से लौट रही थी तो मैंने देखा उनकी कार में एक अन्य महिला बैठी है। सुबह उसे ऑफिस के बाहर भी देखा था। डॉक्टर, मुझे लगा कि मेरे जिस्म में कीचड़ सनी है और दुर्गंध उठ रही है। मैं नहीं जानती कैसे घर पहुंची, पर मुझे दुख हुआ कि मैं जीवित पहुंच गई हूं। मैंने कई तरह से मरने की सोची। फिर मिम से बात हुई। अच्छा, यह बताइए कि क्या आप उनसे विवाह की आशा रखती थी? विवाह? नहीं तो। वह विवाहित हैं और मैं भी। तो केवल संबंध जारी रखना चाहती थी? कम से कम पहचान तो चाहती थी। यह नहीं चाहती थी कि एक दिन में ही अजनबी हो जाऊं। पर यह आप जानती थी कि यह संबंध स्थायी नहीं होगा। जी। फिर इतना संताप क्यों? डॉक्टर, एक विशेष समाज में पली, उसके संस्कारों से जकड़ी मान्यताओं को निभाती एक स्त्री जब उन सब मान्यताओं के विरुद्ध इतना बड़ा या इतना हेय कदम उठाती है और फिर जान जाती है कि यह जो किया वह सब किसी इतनी छोटी, इतनी गंदी, इतनी कुरूप वस्तु के लिए किया, तो मन में घिन ही घिन भर जाती है। यह गंदगी सनी सी जो लगती है, इसके साथ कैसे जीना होगा? माफ कीजिए,
मैं रोना नहीं चाहती, पर मेरा बस नहीं है। कल सोचा था कि सब रोना चुक गया है, पर अभी आप जितना चाहिए रो लीजिए, उसमें क्षमा नहीं मांगिए। यह 1 घंटा आपका है। अच्छा, आपने कहा कि पति आपसे घृणा करते हैं? जी, उन्हें जब से मालूम हुआ कि विवाह से पहले मैं किसी अन्य से विवाह करना चाहती थी, उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया। वह घृणा कैसे प्रकट होती है? सुबह से शाम तक की दिनचर्या में, हर छोटे मोटे कार्यकलाप में, जिसमें मेरी रुचि हो वही नहीं करने देना। यह जानते हुए भी कि बेबी से मुझे अलग करना मुझे जीवित ही मार देगा, उन्होंने उसे अपनी माँ के पास छोड़ दिया। साल भर मैं बहुत रोई अपनी बच्ची के लिए, फिर यह फेलोशिप मिल गया तो यहाँ आ गई, नहीं तो जाने जीती भी कि नहीं। डॉक्टर, मुझे अपने से नफरत हो गई है। बच्ची मेरी मुझे भूल गई, ऐसा खत में लिखा रहता है। पति के पास छुट्टियों में जाती हूँ तो ताने देते हैं, वह नाराज हैं मेरे यहाँ आने से। और अब यह पतन, और वह भी अकारण। देखिए, आप अपने को व्यर्थ सालिए नहीं। 5 साल के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर था कि आपने बाहर संबंध स्थापित किए। जी, सिर्फ विवाह से पहले गिरीश से प्रेम था, पर संबंध नहीं। वह शादी नहीं हो सकी। जब यहाँ इस व्यक्ति से मिलना हुआ तो दूसरा जन्म हुआ, पर वह तो छलना थी। श्रीमती सिंह, व्यक्ति साधारणतया वही खोजता है जिसका अभाव हो। आपका सीधा सा केस है। आप इतनी दुखी हैं तो जैसा आपने कहा, अपने संस्कारों की वजह से। अन्यथा मुझे तो आश्चर्य है कि इतने साल आपने ऐसा जीवन बिताया और संतुष्टि की खोज नहीं की। मैंने आशा की थी कि आप मुझे डांटेंगे। आप तो मेरी गलती को गलती तक नहीं कह रहे। नहीं, डांटने का प्रश्न ही नहीं। प्रश्न यहाँ यह नहीं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रश्न यहाँ यह है कि व्यक्ति जो करता है वह क्यों करता है। आपने जो बताया उसके अनुसार आपकी किसी में रुचि थी, वह स्वप्न बीच में भंग हो गया। विवाहित जीवन में असंतुष्टि रही, मानसिक क्लेश भी। आप एक व्यक्ति से मिली जो लगा इस अभाव को दूर कर देगा। आप आकृष्ट हुई। उस व्यक्ति में आपको तृप्ति मिलती थी, उसे आपने पुनर्जन्म कहा। वह आपका आपके विवाह से पहले की स्थिति में लौट जाना हुआ। डॉक्टर, अपने को मैं शायद समझती हूँ, पर यह जो हो रहा है इसे नहीं समझती। इसे भी देखिए, आप उससे प्रेम करने लगी, पर वह विवाहित है और शायद उस व्यक्ति को छोटे मोटे अस्थायी संबंध स्थापित करने की आदत है। स्थायी संबंध के लिए न उसकी वय है, न स्थिति, न शायद भावनाओं के लायक मनः स्थिति। वह उन लोगों से संबंध स्थापित करने का आदी है जो ऐसे संबंधों के आदी हैं। अब आप भिन्न थी। आपने अस्थायी से अधिक चाहा। शायद वह व्यक्ति समझ गया कि आपको उससे वास्तव में प्रेम है और वह डर गया। डर? वह ऐसे नहीं कि किसी से डरें। श्रीमती सिंह, एक पुरुष जो भयभीत है वह सदा सुदृढ़ होने का भान देता है। यह जरूरी नहीं कि वह आपको पहले से कम पसंद करने लगा हो, पर वह अवश्य आपसे दूरी चाहता है, अपनी सुरक्षा हेतु, क्योंकि शायद उसकी इसमें कोई भावना मिश्रित नहीं है। यदि है तो वह उसे स्वीकारने की स्थिति में नहीं। अब रहा आपकी मृत्यु कामना का प्रश्न, सो मेरी राय में आप इस व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। क्या ऐसा संभव है? संपर्क यथासंभव कम हो सकता है, टूटना अभी संभव नहीं। 2-1 महीने अभी काम बाकी है। ठीक है। दूसरी बात, आप इस समय बहुत टेंस हैं। वक्ष में या पेट में दर्द महसूस होता है? जी, भीतर सब ऐंठता है। आप खुलकर सांस लीजिए और अपने को व्यस्त रखिए। जब तक आप ठीक समझे, कार भी न चलाइए। वह कैसे होगा डॉक्टर? कार नहीं चलाना अपने से भागना होगा। मैं अभी अपने से भागी तो जीवन क्या जीने लायक रहेगा? बाहर धूप पर बादल आ गए थे। अगले सप्ताह
आप इसी समय आइए, तब भविष्य के लिए कुछ सुझाव खोजेंगे, ताकि आपकी जो असली बीमारी है, एकाकीपन, उसे दूर किया जा सके। और अगर इससे पहले आप ज़रूरत समझें तो फ़ोन कर लीजिएगा। 1 सप्ताह में पतझड़ आ गई। पत्ते जो लाल सुनहरे हो पके से वृक्षों पर अटके थे, एकाएक झड़ गए। शाखें नंगी हैं, दिन मातमी। कमरे में आज धूप नहीं। डॉक्टर की गहरी बादामी आंखों में चमक है, पहचान है, सौहार्द है, चिंता है। आज रोने की तैयारी में पहले ही से रुमाल हाथ में है। नहीं डॉक्टर, आज रोऊंगी नहीं। अभी उस दिन की लज्जा बनी है। आपका भेजा हुआ गुलाब मिला, देखिए अभी भी खिला है। शुक्रिया। मैंने तो बेहद रुक रुक कर भेजा था और भेजने के बाद भी पछताती रही थी। क्यों? कहीं आप भी डर ना जाएं। हंसी में कही बात। आपका उस व्यक्ति से फिर सामना हुआ? एक सांवली छाया कमरे में उतर आई। जी बात नहीं हुई। मैं आपकी बातों पर सोचती रही। डॉक्टर, अभी भी कभी कभी दम घुटने लगता है और शरीर घिन से भर जाता है और मरने की तबीयत होती है। डॉक्टर, ऐसा छोटा काम मैंने कैसे किया? देखिए श्रीमती सिंह, आपकी बातों से यह अनुमान लगाया है कि आपका अपने विषय में कुछ निर्धारित मत है कि आप ऐसी हैं, और आपको यह दुख इसलिए नहीं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करती हैं, बल्कि इसलिए है कि आप अपमानित महसूस करती हैं। और जो घटना आपके लिए इतना महत्व रखती है, वह उस व्यक्ति के लिए तो आए दिन की बात है। अच्छा यह बताइए, आपने अपने भावी जीवन के लिए क्या सोचा? आप क्या पति से तलाक चाहती हैं? नहीं, नहीं तो इस स्थिति में जिसमें पति आपसे प्रेम नहीं करते, आप रहना चाहती हैं? डॉक्टर, विवाह हमारे लिए एक ही ओर को जाने वाला रास्ता है, और फिर तलाक जो सुख की उम्मीद में लिया, तो कौन जाने वह सुख हाथ आएगा भी कि नहीं। डॉक्टर, जीवन तो ऐसे ही चलाना होगा। खैर, यह आपका निश्चय है, पर ऐसे जीवन में जो स्नेह का अभाव है, वह आप फिर कहीं खोजेंगी। वह स्वाभाविक बात है। और फिर स्थिति ऐसी ही हो सकती है। या तो आपको यह स्वीकारना होगा, या फिर कष्ट के जीवन को छोड़ सही रूप से सुख खोजना होगा। अभी आप बंधन में हैं। या तो बंधन के जीवन को सुधार संभालिए या छोड़ दीजिए। देखता हूं कि छोड़ना आप नहीं चाहती और सुधारना आपके पति के ही हाथ में है। ऐसे में बाहर से अभाव पूरा होना। नहीं डॉक्टर, नहीं। यह जो एक बार हुआ, क्या कब हुआ? अब फिर ऐसा नहीं होगा, दोबारा कभी नहीं। चलिए ठीक है। इस बीच कुछ और? विशेष कुछ नहीं, सिर्फ कार चलाते समय मैं संगीत लगा लेती हूँ। उससे ध्यान बट जाता है और तेज नहीं चलाती। और इधर आपके विषय में बहुत बार सोचा मैंने। सोचती हूँ आपकी सहायता की आदी ना हो जाऊं, या लगता है पतली रस्सी पर चल रही हूँ, कदम कदम पर संतुलन रखती। प्रायः रोगी अपने मानसिक चिकित्सक के प्रति स्नेहशील हो जाते हैं। यह भी स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ आप स्वस्थ हैं, और संस्कार कहिए या आपकी सुबुद्धि, यह चिकित्सा आपको लाभ नहीं देगी। इस स्थिति में अगले सप्ताह के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लीजिएगा। भविष्य में कभी भी आपको लगे कि मैं सहायक हो सकता हूं, तो आप फोन कर लीजिए, डॉक्टर के नाते या मित्र के। जी धन्यवाद। कार तक पहुंचते रूपा के सीने में फिर गांठें भर गई हैं। चमड़े के पर्स पर स्टीयरिंग से टकराकर आंसू टपकते जा रहे हैं। अंधकार ने बाजू पसार दिए हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।